वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हिंदी क्लास में। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत का चैप्टर नंबर 18 जिसका शीर्षक है टू। तो आज का हमारा विषय है अध्याय ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। एक थी गवरैया। गवरैया मतलब गौरैया, एक पक्षी है, और एक था गबरा। गबरा जो कि नर गौरैया होती है। दोनों एक दूसरे के परम संगी, मतलब बहुत साथ रहने वाले, हमेशा जो भी काम करते एक साथ करते, जहाँ जाते जब भी जाते साथ ही जाते, साथ हंसते साथ ही रोते, एक साथ खाते पीते एक साथ सोते। भिनसार होते ही खोते से निकल पड़ते दाना चुगने, और चुटपुटा होते ही खोते में आ घुसते, थकान मिटाते और सारे दिन में देखी सुनी में हिस्सेदार, मतलब सारे दिन जो भी क्रियाएं वो करते, जो भी वो देखते, जो भी वो सुनते, आपस में एक दूसरे को बताते। एक शाम गवरैया बोली, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फबता है उन पर। फबना मतलब सजना। फबना का अर्थ क्या हुआ? सजना मतलब अच्छा लगना। खाक फबता है कपड़ा। गबरा तपाक से बोला। कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है। बदसूरत मतलब गंदा। वो कह रहे हैं कि कपड़ा पहन, गबरा जो है वो क्या कह रहा है कि कपड़ा पहनने के बाद तो जो आदमी है वो और भी गंदा लगता है, बदसूरत लगता है, खराब लगता है आज लटजीरा चुगाए। गवरैया बोल पड़ी। कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जाती है। किसका है ये विचार कि जो गबरा है वो कह रहा है कि कपड़े पहन लेने के बाद जो आदमी की खूबसूरती है, सुंदरता जो है वो ढक जाती है। गबरा बोला, अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुघड़ काया का एक एक कटाव मेरे सामने है, रोवे रोवे की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। अब अगर तू मानुस की तरह खुद को सरापा ढक ले, मानुस मतलब मनुष्य, मानुस का अर्थ क्या हुआ? मनुष्य। खुद को सरापा ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी। ओझल का अर्थ क्या हुआ? ठीक है कि तेरी जो, यदि तू भी मनुष्य की तरह कपड़े पहन ले तो तेरी सारी खूबसूरती जो क्या होगी वो ढक जाएगी, गायब हो जाएगी। कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए ही नहीं, गवरैया बोली, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी। गवरैया ने क्या कहा कि अपनी खूबसूरती को ढकने, अपनी खूबसूरती के लिए नहीं पहनता कपड़े। जो मनुष्य है वो मौसम की मार से, मतलब मौसम से बचाव के लिए भी कपड़े पहनता है। तू समझती नहीं, गबरा हंसकर बोला। कपड़े पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उसकी सकत भी जाती रही। मतलब कह रहे हैं कि जो कपड़े पहनने के बाद इंसान में जो सहन शक्ति है कि वो सर्दी गर्मी बारिश सबको सहन कर सकता है, वो सारी शक्ति उसकी खत्म हो गई है, अब वो सहन नहीं कर सकता। और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है। कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है। आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। कह रहे हैं कि कपड़ा पहनने के बाद क्या होता है, जो मनुष्य है उनकी औकात बदल जाती है, मतलब जो उनकी हैसियत है, वो किस ओहदे का इंसान है वो पता चल जाता है। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता। गवरैया बोली, नित नए नए लिबास सिलवाता रहता है। नित मतलब हमेशा नए नए लिबास सिलवाता रहता है। यह नीरा गोंगापन है। गोंगापन का अर्थ क्या हो गया? दिखावा। गबरा बोला, आदमी तो लिबास में फकत लाज ही नहीं रखता, हाथ पैर चलने काम करने के वास्ते हैं, उन्हें भी दस्ताने और मोजे से ढक लेता है। सिर पर लटे हैं, उन्हें भी टोपी से ढक लेता है। अपन तो नंगे ही भले। कह रहे हैं कि इंसान जो है अपनी पूरी खूबसूरती को ढक लेता है, तो अपन तो जैसे हैं वैसे ही सही है। उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है। गवरैया बोली, मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है। टोपी तू पाएगी कहाँ से? गबरा बोला, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, जानती है, एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है। जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछालते देर नहीं लगती। तो यहाँ मतलब क्या है कि
सब अपने सम्मान के लिए लोग दूसरे के सम्मान को भी ठेस पहुंचा सकते हैं। अपनी टोपी सलामत रहे इसी फिक्र में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। टोपी पहनाना मतलब झूठ बोलना। मेरी मान तो तू इस चक्कर में पड़ ही मत। गवरा था तनिक समझदार, इसलिए शक्ति, जबकि गवरैया थी जिद्दी और धुन की पक्की। धुन मतलब जो उसने ठान लिया वो करके ही रहना है। ठान लिया सो ठान लिया, उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया। कहा गया है जहाँ चाह वहाँ राह, मतलब जो भी करोगे वो जरूर पूरा होगा। मामूल के मुताबिक अगले दिन दोनों घूरे पर चुगने निकले। चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहा मिल गया। रुई का एक टुकड़ा से बोलते हैं, वो होता है फाहा। वो उसे मिल गया। गवरैया मारे खुशी के घूरे पर लौटने लगी। अरे क्या मिल गया? अरे गवरे ने चिढ़ाकर पूछा। मिल गया, टोपी का जुगाड़ मिल गया। उसने कहा कि टोपी बनाने का मुझे जुगाड़ मिल गया। गवरैया ने गवरे के सामने रुई का फाहा धर दिया। धरना मतलब रखना। तेरे जैसा ही एक बावरा और था। गवरा बोला। रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। चाबुक होता है ना जिससे घोड़े को हाँकते हैं। चाबुक था बड़ा उम्दा और लचकदार। किसी घुड़सवार के हाथ से चाबुक था बड़ा उम्दा और लचकदार, किसी घुड़सवार के हाथ से छूटकर गिर गया होगा। चाबुक हाथ लगते ही वे बावरा चीखने लगा। घुड़सवार होता है ना, घोड़े की सवारी करता है, उसे बोलते हैं घुड़सवार। चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जी। अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे। सब काम धंधा छोड़कर बावरा ताउम्र मतलब पूरी उम्र यह रखता रहा। बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जी। गवरा उसे समझाते हुए बोला, इस रुई के फाहे से लेकर टोपी तक का सफर तुझे कुछ अता पता है? बस देखते जाओ अब कैसे बनती है टोपी। किसने कहा? गवरैया ने। गवरैया रुई का फाहा लिए एक दुनिया के पास चली गई। दुनिया जो कि रुई को साफ करता है ना, धुनता है, उसे दुनिया के पास गई और बड़े मनोहार से बोली, दुनिया भैया इस रुई के फाहे को धुन दो। दुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था। जाड़ा मतलब सर्दी। उसके तन पर वर्षों पुरानी तार हो चुकी एक मिर्जाई पड़ी हुई थी। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं? देखती नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो चांद का दाम चलाता है, मतलब कोई भी दाम नहीं देता है। ऊपर से तू आ गई फोकट की रुई धुनवाने। फोकट मतलब फ्री में। उजर ना करो भैया, गवरैया बोली, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी, मतलब तुम्हें पूरा मेहनताना दूंगी जो तुम्हारा होता है। इसे धुन दो भैया, आधा तू ले ले, आधा मैं ले लूंगी। दुनिया को अपनी जिंदगी में आज तक इतनी खरी मजदूरी न मिली थी। 16 आने में 8 आने मजदूरी तो इसके लिए सपना थी। मतलब पहली बार उसे मेहनताना मिल रहा था, वो भी इतना, तो वो खुश हो गया। वह झट तैयार हो गया। घर चो उसकी ताती बज उठी। उसने बड़े मन से रुई धुनी। लो इसे। उसमें से आधा दुनिया ने ले लिया और आधा गवरैया ने। इससे उत्साहित गवरैया एक कोरी के यहाँ गए और कहने लगे, कोरी भैया इस धुनी रुई से सूत काट दो। कोरी की कमर झुकी हुई थी। उसने बदन पर धज्जी हो चुका एक दुस्सा डाल रखा था। वह बड़ी अनिच्छा मतलब इच्छा न होना, अनिच्छा का क्या होगा? इच्छा न होना। वह बड़ी अनिच्छा से बोला, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं? देखते नहीं, अभी मुझे राजा जी के अचकन के लिए सूत काटने हैं। मुझे फुर्सत नहीं है। फुर्सत मतलब मुझे टाइम नहीं है मुफ्त में मल्लार गाने की। भैया इस मुल्क में, मुल्क मतलब देश में, सब काम क्या राजा जी के लिए होता है? गवरैया अचरज से बोली। अचरज मतलब हैरान होकर बोली, तू किस मुल्क से आई है? कोरी ने उसे भर आंख देखा। जानती नहीं यहाँ का चलन? खट मरे वर्धा बैठ खाए तुरंत। यहाँ सब काम राजा जी के नाम पर और राजा जी के लिए होता है।
राजा जी के लघुए भगुए भी तो हैं बहुत, इसी से उनका भी काम होता है। मतलब राजा जी का नाम लेकर वो भी अपना काम करवा लेते हैं, जो कि उनके सेवक होते हैं। मुकरो मत भैया, मुकरना मतलब मना करना। हम तुम्हें माकुल मुआवजा देंगे। माकुल मुआवजा मतलब जो भी तुम्हारा महंगाना लगता है, जो भी तुम्हारी कीमत होगी वो हम तुम्हें देंगे। गवरैया बोल पड़ी, इसे काट दो, आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लूंगी। कोरीद भी तैयार हो गया। इतनी वाजिब मजदूरी पर काम न करना मूर्खता होगी। तन मन करके उसकी तकली चरखी ताता तैया करने लगी। काफी महीन और लच्छेदार सूट काट दिए उसने। कदम कदम पर मिलते कामगारों के सहयोग से गवरैया को आगे बढ़ने पर उकसा दिया। मतलब जो गवरैया थी उसको जब सारे काम आसानी से उसके होने लगे तो उससे और भी उसके मन में उत्साह हो गया कि मेरा काम जो है वो टोपी बनाने का वो पूरा हो जाएगा, और वो आगे चली गई। इसके बाद वे दोनों एक बुनकर के पास गए और इसरार करने लगे, बुनकर भैया इस कटे सूट से कपड़ा बुन दो। बुनकर इन्हें अगबग होकर देखने लगा। हटते हो कि नहीं यहाँ से? देखते नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है। अभी थोड़ी देर बाद ही राजा जी की कारिंदे हाजिर हो जाएंगे। साव करे भाव तो जवाब करे चाकर। इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया, वापस अपने काम में लग गया। इसे बुंदे भैया, गवरैया ने साहस जोकर कहा। उसने वापस हिम्मत की और कहा, हम सेठ मेट का काम नहीं करवाते। सेठ मेट मतलब हम फ्री में काम नहीं करवाते। इसे बुन ले और आधा तू ले ले, आधा हम ले लेंगे। बुनकर ने देखा कि सौदा बुरा नहीं है। वह तैयार हो गया। सूत अपनी ओर खींचकर ताना बाना पसार दिया। उसका करघा चलने लगा, डरकी ढुलकने लगी। थोड़ी ही देर में उसने काफी गफश और दबीज कपड़ा बुन दिया। आधा उसने ले लिया और आधा इन्होंने। गवरैया ने 3/4 मंजिल पार कर ली थी। कपड़ा लिए दिए वह एक दर्जी के पास जा पहुंची। दर्जी भैया इसकी टोपी सिल दो। सकती हो कि नहीं यहाँ से? दर्जी ने रोज से बोला, मतलब गुस्से में आकर बोला। कौन? दर्जी जो कि कपड़े सिलता है। देखते नहीं, राजा जी की 7वीं रानी ने 9 बेटियों के बाद राजा जी की 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है। अब उस 10 रतन के लिए मुझे ढेरों जब्बे सिलने हैं। तो 10 रतन किसके लिए आया है? राजा जी के बेटे के लिए, जो कि 9 बेटियों के बाद हुआ है। दर्जी ने माथे का पसीना पहुँचते हुए ठंडी आह भरी, कुछ देना न लेना। भर माथे पसीना मतलब देना तो कुछ नहीं उनको, लेकिन परेशान करना। हम तो भैया बेगार में कुछ करवाते नहीं। गवरैया बोली, इस बुने कपड़े की टोपी सिल दे, बल्कि 2 टोपियां सिल दे। एक तू ले ले, एक हम ले लेंगे। मुंह मांगी मजदूरी पर कौन मुझे तैयार न होता। कच कच उसकी कैंची चल उठी और चूहे की तरह सर उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी। बड़े मनोयोग से मतलब पूरी इच्छा से उसने 2 टोपियां सिल दी। खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी पर 5 फुदने भी जड़ दिए। मतलब जब उसने देखा, जब उसको उसकी मुंह मांगी कीमत मिल गई, एक टोपी और फ्री में मिल गई, तो वो खुश हो गया और खुश होकर उसने उस टोपी पर 5 फुदने और जड़ दिए, मतलब लगा दिए। फुदने वाली टोपी पहनकर तो गवरैया जैसे आपे में न रही। 1.5 टांगों पर ही लगी नाचने, खुदक कर लगी गवरा को दिखाने। देख मेरी टोपी सबसे निराली, 5 फुदने वाली। वाकई तो रानी लग रही है। गवरे को भी आखिरकार कहना पड़ा। रानी नहीं, राजा कहो मेरे राजा। गवरैया ऊंचा उड़ने लगी। अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा? वो कह रही है कि कोई भी राजा मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि जो मेरी टोपी है वो और भी सुंदर है। टोपी पहनते ही उसके मन में एक नए हुलस ने जोर मारा कि क्यों ना इस मुल्क के राजा का भी एक बार जायजा लिया जाए, जिसके लिए इतने सारे काम होते हैं। इतने सारे मतलब इतने सारे, बहुत सारे। उड़ते वे राजा के महल के कंगूरे पर जा बैठी। जो महल का सबसे ऊपर गोल जो हिस्सा होता है, सबसे ऊपरी हिस्सा से बोलते हैं कंगूरा। उसी वक्त राजा अपने चौबारे पर, चौबारा होता है ना सबसे ऊपर वाला जो कमरा होता है, उस पर छत के ऊपर चौबारे पर टहलुओं से खुली धूप में फ्लेल की मालिश करवा रहा था।
राजा उस वक्त अधनंगा बदन और नंगे सिर था। एक टहलुआ सिर पर चंपी कर रहा था, चंपी मतलब सिर पर मालिश करना, और दूसरा हाथ पांव की उंगलियां फोड़ रहा था, और तीसरा पीठ पर मुक्की मार रहा था, तो चौथा पिंडली पर बुद्धि काट रहा था। गवरैया कंगूरे पर से चिल्लाई, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं। जो गवरैया है वो राजा को चिढ़ा रही है अब कि मेरे सिर पर टोपी है, राजा के सिर पर टोपी नहीं। मालिश करवाते राजा की नजर गवरैया से टकरा गई। गवरैया के सिर पर फुदनेदार टोपी देखकर उसकी अक्ल चकरा गई, मतलब इतनी सुंदर टोपी देखकर वो भी अचरज में हो गया, हैरान हो गया कि इतनी टोपी, मेरे से भी सुंदर टोपी इसके पास कैसे। वह तो लगातार रटे जा रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। अरे कोई मेरी टोपी लाओ जरा जल्दी। राजा दोनों हाथों से अपना सिर ढकते हुए चिल्लाया। राजा को लगा कि ये मुझे चिढ़ा रही है, तो उसने अपना सिर ढक लिया और बोला जल्दी मेरी टोपी लेकर आओ। टोपी आ गई, राजा ने झट पहन ली, देख ली फदबुद्धि, मेरी टोपी में 5 फुदने। गवरैया ने अब दूसरा ही राग लापना शुरू कर दिया, राजा की टोपी में एक भी नहीं, मेरी टोपी में 5 फुदने, राजा की टोपी में फुदने नहीं। अब क्या चढ़ा रही है वो कि मेरी टोपी में 5 फुदने, राजा की टोपी में एक भी नहीं। राजा को बेहद हेठी महसूस हुई। इस मुल्क के महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की यह मजाल। वह बुरी तरह बिगड़ गया। इस फदबुद्धि की गर्दन मसल दो, पखने नोच लो सिपाहियों, देर न करो। उसे गुस्सा आया कि इसकी इतनी मजाल कि ये यहाँ के राजा को चिढ़ा रही है। क्षमा करे महाराज, मंत्री ने हाथ जोड़ लिए। क्षमा मतलब क्षमा करना, माफ करना। मच्छर मारकर हाथ क्यों गंदा करना, अपने आप चली जाएगी। तब राजा सिपाहियों से बोला, यह ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन ले आओ, उसे मैं पैरों से ठोकर मारूंगा। राजा ने क्या कहा, जिस टोपी के बलबूते पर ये इतना चहक रही है, मुझे चिढ़ा रही है, उस टोपी को मेरे पास लाओ, मैं इसे पैर से ठोकर मारूंगा। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गवरैया की टोपी नीचे गिरा दी, तो दूसरे सिपाही ने झट वह टोपी लपक ली और राजा के सामने पेश कर दिया। राजा टोपी को पैरों से मसलने ही जा रहा था कि उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। जैसे मतलब जब राजा उस टोपी को कुचल रहा था तो उसने देखा इतनी सुंदर टोपी देखकर वो भी दंग रह गया, हैरान हो गया कि इतनी सुंदर टोपी बनाई किसने। कारीगरी के इस नायाब नमूने को देखकर वह जड़ हो गया, एकदम से वही जहां था वैसे के वैसे हो गया कि मेरे राज में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची। मतलब जहां मेरा राज चलता है वहां इतनी सुंदर टोपी मेरे पास आज तक नहीं आई, इसके पास कैसे आई। सोचते हुए राजा उसे उलट पलट कर देखने लगा। इतनी नगीना टोपी इस मुल्क में बनाई किसने। राजा के मन में ख्याल आया, अब तो इस नरमर्द कारीगर की खोज होने लगी। राजा चाहे और पता ना चले, मतलब राजा ने अब ढूंढना शुरू कर दिया कि इतनी सुंदर टोपी बनाने वाला आखिर कारीगर है कौन। गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ। दुहाई अन्नदाता, इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई। मेघों की गड़गड़ाहट की मानिंद राजा की आवाज निकली। मानिंद मतलब की तरह कि जो मेघों की जैसे गड़गड़ाहट होती है, आवाज होती है, उस तरह राजा की आवाज भी निकली। दुहाई अन्नदाता, हमें दुहाई नहीं वजह बताओ। वजह मतलब कारण, कि क्या कारण है कि तुमने इतनी सुंदर टोपी बनाई। कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार, एकदम गफश और दबीज। कपड़ा बहुत ही अच्छा था। ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना। नाग की मानिंद राजा फूंक मारने लगा। अब वो नाग की तरह फूंक मारने लगा। गिरते पड़ते बुनकर हाजिर हुआ। हाजिर मतलब उपस्थित हुआ सामने। माफी बख्शे सरकार, माफी नहीं वजह बताओ। सूत बड़ा उम्दा था सरकार। अब उसने क्या कहा कि सूत जो था वो बहुत ही उम्दा था, एकदम महीन और लच्छेदार। महीन मतलब बारीक। इतना महीन सूत किसने काटा। शेर की मानिंद राजा ने दहाड़ मारी। अब किसकी तरह, शेर की तरह। गिरते पड़ते कोरी हाजिर हुआ। जान बख्शे महाराज, जान नहीं वजह बताओ, कारण क्या है कि तुमने इतना महीन धागा बनाया। रुई बड़ी बेहतरीन थी सरकार, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई। उसने क्या कहा कि जो रुई थी वो बहुत ही अच्छी थी, बिल्कुल बादलों की तरह, बिल्कुल साफ। इतनी बेहतरीन रुई किसने धुनी। बिजली की तरह राजा की आवाज कड़की। हाफते छाती पीटते दुनिया हाजिर हुआ। क्षमा अन्नदाता, क्षमा नहीं वजह बताओ।
राजा गुस्से से कांप रहा था। तुम चारों ने मिलकर इस गवरैया का काम किया, हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया? आपके लिए भी किया है सरकार, दुनिया ने जमीन पर लेटकर कहा। आगे भी आपके लिए करेंगे सरकार। हमारे लिए अब तक जो काम हुआ उस पे इतनी नफासत क्यों नहीं थी, मतलब इतना सुंदर काम क्यों नहीं हुआ? अभय दान दे तो बोलो सरकार, दुनिया बोला। अब दुनिया ने क्या कहा कि यदि आप मुझे जीवन दान दे तो मैं बताऊं। चलो दिया। राजा बोले अब बताओ। महाराज, इस गवरैया ने जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा दे देती थी। जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ नहीं देता, इसके पास कुछ भी नहीं फिर भी यह आधा दे देती थी, इसलिए इसके काम में अपने आप नफासत आ गई सरकार। दुनिया दंडवत प्रदंडवत किए जा रहा था। दंडवत होता ना कि खड़े होना बैठना, और क्या कह रहा था कि इसने अपने काम के बदले पैसे दिए, मतलब जो भी काम था काम के बदले इसने मेहनताना दिया, इसलिए इसका काम बहुत अच्छा हो गया। और जो काम के बदले कुछ नहीं देता उसका काम सही नहीं होता। देख ले राजा, आंख में उंगली डालकर देख ले, इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं। बेकार की ही नहीं है, मोल मतलब कीमत, बेकार की ही नहीं है यह। गवरैया फिर चिल्लाने लगी। यह राजा तो कंगाल है, निरा कंगाल। कंगाल मतलब भिखारी, भिखमंगा जिसे बोलते, सब कुछ भी नहीं होता। यह धन घट गया, इसका धन घट गया लगता है। घटना मतलब कम होना। इसे टोपी तक नहीं जुड़ती, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। राजा तो वाकई अकबका गया, मतलब उसे आश्चर्य हुआ कि इसे कैसे मालूम कि मेरा जो धन है वो क्या कम हो गया है, मैं कंगाल हूँ। एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की थी, दूसरे इस टोपी के सामने उसकी टोपी की कमजोर थी, तीसरे खजाने की खुलती पोल। तीनों चीज क्या हो गई? एक तो क्या हुआ, सबसे सुंदर टोपी उसके पास, दूसरा उन सबने उसका साथ दिया है ना, उसकी सहायता की, और तीसरा जो उसका खजाना है उसकी पोल खुल रही थी। इस पाखी को कैसे पता चला कि धन घट गया है? तमाम बेकार करवाने, बहुत सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली ही रहता था। इतना ऐशो आराम, इतनी लश्करी, इतने लवाजिमे का बोझ, खजाना संभाले तो संभाले कैसे? तमाम लोग निकल आए थे यह अनोखा तमाशा देखने, मतलब जो सभी लोग थे वहां पे राजमहल में, वो सभी बाहर आ गए कि आखिर बाहर हो क्या रहा है देखने के लिए। मंत्री ने होले से कहा, होले से मतलब धीरे से, यह मुंहफट तो महाराज को बेपर्दा ही करके दम लेगी, मतलब सबके सामने राजा की बोल आज खोलकर ही मानेगी। राजा तो खुद घबरा रहा था, झट से बोल पड़ा, इसकी टोपी वापस कर दो। राजा घबरा इसलिए रहा था कि यदि इसके साथ मैंने और बहस की, इसको मैंने और कुछ कहा तो ये मेरी सारी ही बोल खोल देगी और सबको मालूम चल जाएगा। सिपाहियों ने कहना माना, राजा तो खुद घबरा रहा था, झट से बोल पड़ा, इसकी टोपी वापस कर दो। सिपाहियों ने कहना माना, टोपी वापस कर। गवरैया ने फिर से टोपी पहन ली और उड़ उड़कर कहने लगी, यह राजा तो डरपोक है, निरा डरपोक, मुझसे डर गया तभी तो मेरी टोपी वापस लौटा दी। अब वो फिर चिढ़ाने लगी कि ये राजा तो क्या है, डरपोक है और निरा ही डरपोक है। कौन इस मुंहफट के मुंह लगे? क्यों मंत्री जी? कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। टोपी कसकर पकड़ ली, इसका मतलब जो राजा की इज्जत है वो सरेआम जो गवरैया है वो उछाल रही थी, तो अपनी इज्जत को संभालने के लिए उन्होंने क्या किया, उस चिड़िया से बहस करना बंद किया कि यदि मैं इसको और बोलूँगा तो ये मेरी जो पूरी इज्जत है वो सबके सामने उछाल देगी। इस कारण से उन्होंने उसको जाने दिया। तो इस कहानी में हमने ये लिखा कि जो अपने काम के बदले, एक तो कि यदि हम कोई भी काम करते हैं तो यदि हमने उसको ठान लिया तो हम उसको पूरा कर सकते हैं। दूसरा, यदि अपने काम के बदले में हम उचित दाम देंगे तभी हमारा काम जो है वो क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो ये चैप्टर हमने पढ़ा। अब इसमें जो शब्द हैं कुछ और वो देखते हैं हम, बहुत सारे बच्चों इसमें तो आप इसे देख लेना एक बार कि अंत्येष्टि, अंत्येष्टि का अर्थ क्या होता है, मृतिक कर्म, मतलब दाह कर्म। भिनसार सवेरा, खोते घोंसला, झुटपुटा, सवेरे या शाम का समय जब प्रकाश इतना कम हो कि कोई चीज साफ दिखाई ना दे। लड़चीरा एक पौधा होता है। सरापा सिर से पांव तक का जानलेवा, सिर से पांव तक का पहने जाने वाला वस्त्र। सकत शक्ति, लफड़ा, उलझन, मतलब जो भी शब्दार्थ आए हैं
उन्हें आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपनी पुस्तिका में करें। धन्यवाद।